हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैं सोल्यूशन में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देगा ताकि मेरा नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ये साइंस का वीडियो है 8 क्लास का सुगम विज्ञान अर्थात भारतीय भवन। और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये पढ़ाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन आंसर। तो मुझे भी लगता है कि क्वेश्चन आंसर ठीक रहेगा क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और हम क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे तो उसमें ही अच्छे से समझा देंगे। तो ये ये फर्स्ट चैप्टर है, इसको ख़त्म करने के बाद जो अगला नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो क्वेश्चन आंसर सिर्फ आएगा उसका, ठीक है। और इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, किसको किसको सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए, ठीक है। और ये हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम कृषि पत्ति पढ़ रहे थे, इसमें ये चौथा है सिंचाई तथा इसके स्रोत, ठीक है। तो जल समाज जीवों के जीवन का मुख्य आधार है, ये सबको पता है। फसलों की उचित वृद्धि तथा विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। फसलों की समस्त जैविक क्रिया यानी जो जीव में क्रिया होता है उसे जैविक क्रिया कहते हैं। जैसे बीजों का अंकुरण हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, अवशोषण हो गया, रसारोहण, ठीक है। रसारोहण एक क्रिया है जिसमें जड़ के द्वारा जो जल खनिज लवण इसको ग्रहण किया जाता है, उसको पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। यह क्रिया होता है जाइलम के द्वारा। बाष्पोत्सर्जन हो गया, आदि हो गया, के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। ये सब चीज़ों के लिए जल का अवशोषण पड़ता है। फसलों को पानी उपलब्ध कराने की पद्धति को सिंचाई कहते हैं, ठीक है। सिंचाई नोट कर लीजिएगा, फसलों के पानी उपलब्ध कराने की पद्धति को सिंचाई कहते हैं। पौधे अपनी जड़ों की सहायता से जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है। जो जड़ होता है वो, और उसमें जो जड़ होता है उसमें पतला पतला रोम टाइप से होता है, उससे जल का अवशोषण करते हैं। जल के अवशोषण से पौधों को उनमें घुले हुए जो पोषक तत्व होते हैं उनकी प्राप्ति होती है, जो उनके विकास के लिए आवश्यक होते हैं। रसारोहण की क्रिया द्वारा पोषक तत्व पौधों के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। पौधे द्वारा अवशोषित जल पौधों को पाला तथा गर्म हवाओं से रक्षा करता है। पाला भाप होता है, उजले सूक्ष्म कण, उजला सूक्ष्म कण होता है, भाप ही होता है सूक्ष्म कण। इसका मैं फोटो आपको दिख रहा होगा, उसमें उजला उजला जो होता है वो फसल पे पड़ जाता है, तो फसल को वो बर्बाद कर देता है। तो इसमें जल जो है उसे रक्षा करता है, सिंचाई रक्षा करता है। सिंचाई से मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहती है जो फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो जल का काफ़ी बड़ा रोल होता है। अतः खेतों में नियमित रूप से सिंचाई करना जरूरी होता है। जिस प्रकार कम सिंचाई से फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार अधिक सिंचाई भी फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अधिक सिंचाई से खेतों में जलाक्रांत हो जाएगी, मतलब कि वो जल जो होता है वो गंदा टाइप से हो जाएगा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति में मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित रंध्र कोषों से वायु का निष्कासन हो जाता है, ठीक है। यानी जो छिद्र होता है मिट्टी में, उससे वायु का निष्कासन हो जाएगा, तो फिर पौधे श्वसन कैसे करेंगे। इससे पौधों की जड़ों को श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाता तथा पौधे मर जाते हैं। विभिन्न फसलों के लिए जल की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी तथा विभिन्न मौसमों में भी सिंचाई की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। ये बात आपको भी पता होगी, फसल अगर भिन्न भिन्न है तो उसके लिए सिंचाई भी अलग अलग उसका मात्रा चाहिए होता है, और मौसम के अकॉर्डिंग भी सिंचाई का मात्रा डिपेंड करता है। धान की जैसे फसल हो गया, उचित वृद्धि के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है धान के लिए, लेकिन गेहूं की फसल को सिंचाई की जरूरत खेत की जुताई के पहले यानी पूर्व, और फसल में फूल लगने के समय तथा अनाज के दाने बनने के समय होती है। रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता कम है तथा अंतःस्रावन दर अधिक है, यानी कि वो अवशोषण कि ज़्यादा कर लेता है, तो इससे तो जल का तो ज़्यादा उसमें जल चाहिए। फसल उत्पादन के दौरान अधिक जल की ज़रूरत होती है, ठीक है। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता ज़्यादा होता है, लेकिन अंतःस्रावन दर जो होता है वो कम होता है, जिसके कारण तुलनात्मक रूप से कम जल की आवश्यकता होती है। गर्मी के दिनों सिंचाई की बार बार आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गर्मी के दिन जो जल है वो बाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। और क्योंकि गर्मी कारण से पानी का वाष्पन तथा पौधे की पत्तियां द्वारा वाष्पोत्सर्जन काफ़ी अधिक होता है। पानी की कमी से पौधे सूख जाते हैं क्योंकि गर्मी में वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो पौधे होते हैं उसके तने उन्हें पत्ते होते हैं, सब छिद्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और ये उर्वरक एवं खाद दोनों में अंतर देख लेते हैं। पता है उर्वरक और खाद के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है। उर्वरक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण फैक्ट्री में होता है। अकार्बनिक पदार्थ पीछे भी बताए हैं, जिसमें कार्बन हो या फिर हाइड्रोजन हो, वैसा पदार्थ हो जिसमें कार्बन हो या फिर हाइड्रोजन हो, दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो होगा अकार्बनिक। लेकिन जिसमें दोनों होगा, कार्बन भी होगा हाइड्रोजन भी होगा, तो वो हो जाएगा कार्बनिक, ठीक है। तो खाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक, जिनका निर्माण प्राकृतिक में पादप तथा जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन से होता है, ये आपको पता है। उर्वरक का प्रयोग खेतों में प्रायः फसल की बुआई के बाद किया जाता है, लेकिन खाद का प्रयोग खेतों में फसल की बुआई के पूर्व यानी पहले जुताई के दौरान किया जाता है। उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन खाद में पादप पोषक तत्व उर्वरक से तुलनात्मक रूप से इसमें कम होता है। उर्वरक से मिट्टी की ह्यूमस की प्राप्ति होती है। वही ह्यूमस जो पोषक तत्व की वृद्धि एवं अच्छे उत्पादन में सहयोग करता है। खाद से मिट्टी की काफ़ी मात्रा में ह्यूमस की प्राप्ति होती है, उर्वरक से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इससे अधिक मात्रा में ह्यूमस की प्राप्ति होती है।
मतलब कि जो मतलब उर्वरक से ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन इससे ह्यूमस की प्राप्ति होती है। उर्वरक का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग काफ़ी आसान है, यानी इसका जमा करना या फिर यहाँ से वहाँ ले जाना, इसका उपयोग करना काफ़ी हद तक आसान है। लेकिन खाद का भंडारण करना, परिवहन करना, इसका उपयोग तुलनात्मक रूप से कठिन है। सिंचाई के स्रोत तो हमारे देश के अधिकांश किसान आज भी सिंचाई के लिए मुख्यतः वर्षा जल पर ही आश्रित है। इसके अलावा हमारे देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत नदी हो गया, तालाब हो गया, नहर व कुआं, नलकूप, इन जल स्रोतों से जल को विभिन्न तरीकों द्वारा खेतों तक पहुँचाते हैं। तो ये समय भी तो जल वर्षा जल से ही जल आता है। तो सिंचाई के परंपरागत तरीकों जैसे घिरनी हो गया, चेन पंप हो गया, ठीक है, ढिकली हो गया, राहट हो गया, इन द्वारा खेतों में जल का उपलब्ध कराया। ये सब हमारे पहले वाले तरीके हैं जिसके द्वारा जल का काफ़ी बचत होती है। और आज भी ऐसे बहुत सारे आ गए हैं सिस्टम। तो ये सब का मैं फ़ोटो दे दूंगा, देखकर आप समझ लिए, ठीक है। घिरनी टाइप से होता था पहले, और मतलब इसमें इस टाइप से मतलब ऐसा कुछ लगा हुआ रहता था, लोटा टाइप से, या फिर बोल सकते हैं डब्बा टाइप से, जो मतलब ये घिर कर नीचे जाता था। इस बड़ी सन गैलन डिब्बा टाइप से होता है, ठीक है। और ये जब नीचे जाएगा पानी के तो इसमें पानी भर जाएगा, लेकिन जब इधर आएगा ऊपर तो पानी गिर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर पानी भर जाएगा। यहाँ पे आपको मैं फिगर दे दूंगा, समझ लीजिएगा। तो विभिन्न तरीके द्वारा खेतों में किया जाता है, सिंचाई उपलब्ध कराया जाता है। इन पारंपरिक तरीकों में पालतू जानवरों तथा मजदूरों का उपयोग किया जाता है। इसमें पालतू जानवर और मजदूर भी इसमें सहयोग करते हैं। अब जल स्रोतों से पानी को खींचने के लिए डीजल या फिर विद्युत से चलने वाले यांत्रिक पंप का प्रयोग किया जाता है। पहले तो वो सब था, लेकिन अब ये सब विद्युत से चलाने वाले यंत्र, ये सब का उपयोग किया जाता है। मोटर, बोरिंग, ये सब कराया जाता है। सिंचाई के दौरान जल की काफ़ी बर्बादी होती है। जल की बर्बादी रोकने तथा जल का सदुपयोग करने के लिए सिंचाई की आधुनिक विधियों का अपनाना, मतलब इसका उपयोग करना काफ़ी आवश्यक है। इस विधियों को मतलब छिड़काव तंत्र तथा ड्रिप तंत्र प्रमुख है। छिड़काव तंत्र, इसका भी फिगर है, ड्रिप तंत्र इसको भी फिगर दे देंगे, ठीक है। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र से इससे काफ़ी जल की बचत होती है। प्रमुख, ये सब प्रमुख है। छिड़काव तंत्र का प्रयोग आज समतल, ये देख रहे हैं जैसा कि ये पंप सेट से नलकूप द्वारा सिंचाई की जा रही है, ठीक है। समतल भूमि में सिंचाई के लिए किया जाता है। जो समतल होता है उसमें ड्रिप और वो सब तंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में जल की बर्बादी कम होती है। इसमें पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाली नोजल लगे होते हैं। जो पाइप होता है उसके ऊपर सिरे में मतलब घिरने के टाइप से होगा, आप फिगर में देख लीजिए। और उससे जो मतलब पानी होता है वो इस तरह से निकलता है जैसे कि वर्षा हो रहा हो, ठीक है। नोजल से जल का छिड़काव फसलों पर वर्षा जल के समान होता है। इस विधि का उपयोग रेतीली मिट्टी में लगी फसल की सिंचाई के लिए लाभप्रद होता है। ड्रिप तंत्र द्वारा सिंचाई करने में पौधे की जड़ के पास जो होता है उसमें पाइपों द्वारा बूंद बूंद पानी दिया जाता है। इसका भी फिगर आपका मिल जाएगा। इस विधि से फलदार पौधों, बगीचे तथा वृक्षों की सिंचाई की जाती है। इस विधि में जल की बर्बादी नहीं हो पाती। जल की कमी वाले क्षेत्रों में इस विधि से सिंचाई करना लाभदायक होता है। तो चलिए मैं तो आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको अगले बार सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा और वो तुरंत खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका राय भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए मैं तो आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।